दोस्तों अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया से कहीं आगे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, रेगुलेशंस वाइज, फ्रेमवर्क्स वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी जगह हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट पीछे एक वीडियो किया था जहां पे हमने यूपीआई की बात की थी कि कैसे पूरा फिनटेक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। इंडिया पेमेंट टेक्नोलॉजी में कहीं आगे निकल गया है वेस्टर्न कंट्रीज से। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। अभी हाल फिलहाल में सेबी ने एक बड़ी रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी, उसको बंद ही कर दिया। यानी कि इस कंपनी को अपने ऑपरेशंस इंडिया में वाइंड अप करने पड़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है ये। क्या इस तरीके के एक्शन की वजह से एक रिसेशन को बचाया जा सकता है? मैं समझता हूं बिल्कुल बचाया जा सकता है। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें इन रेटिंग एजेंसीज का भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल था। तो ऐसे ही 3 मेजर स्टेप्स की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जो सेबी और आरबीआई ने लिए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम रिसेशंस को अवॉइड कर पाए हैं। एटलीस्ट इंडिया की मार्केट्स इसी वजह से रेजिलिएंट हो पाई हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, बने रहिए। यहां पे हमारा पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग आरबीआई रेगुलेशंस। यहां पे जब लोन दिए जाते हैं इंडिया में तो इतनी आसानी से नहीं दिए जाते हैं। लेकिन यूएसए की अगर हम बात करें तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था बहुत आसानी से होम लोन्स दिए जा रहे थे, रियल एस्टेट की मार्केट बढ़ती जा रही थी। तो कैसे ये पूरा क्राइसिस आया था एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हम लोग सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं, यानी कि सब प्राइम कस्टमर्स को लोन्स दिए जाते थे। सब प्राइम कस्टमर कौन होते हैं? जो प्राइम कस्टमर नहीं है, यानी कि प्राइम कस्टमर से नीचे लेवल पे आ जाते हैं। प्राइम कस्टमर कौन होता है? जो आसानी से अपने लोन की भरपाई कर सकता है, यानी कि उसका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा होता है, पास्ट में उसने डिफॉल्ट नहीं किए होते, इसीलिए उसे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिलता है। लेकिन सब प्राइम कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड स्कोर कम होता है, पास्ट में अगर उन्होंने लोन डिफॉल्ट करे हैं तो उनको आसानी से जनरली लोन नहीं दिया जाता है। लेकिन 2004 से लेकर 2006 तक ये लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। हिस्टोरिकली 8% करीब सब प्राइम मॉर्गेजेस होती थी, यानी कि ये सब प्राइम के जो होम लोन्स होते थे वो टोटल लोन्स के करीब 8% होते थे। लेकिन 2006 तक ये लेवल पहुंच गया 20%। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ने लग गए। प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्यों बढ़े? ये जितने भी सब प्राइम लोन्स होते थे, ऑब्वियसली कोई बैंक देता था, वो बैंक फर्दर इनकी फैंसी सिक्योरिटीज बना देता था, और इन सिक्योरिटीज का नाम था मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। और इनके डेरिवेटिव्स भी बनते थे जिन्हें हम कहते थे कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस। इन फैंसी सिक्योरिटीज को फर्दर यूरोपियन बैंक्स को बेचा गया, और ये जितने भी सिक्योरिटीज बनी, अब कोई भी सिक्योरिटी बनती है, कोई भी बॉन्ड बनता है, उसके लिए एक रेटिंग एजेंसी अपनी रेटिंग देती है। तो फर्दर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो उस रेटिंग के बेसिस पे उस बॉन्ड के अंदर या फिर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो यहां पे रोल आ गया रेटिंग एजेंसीज का भी। तो देखिए यहां पे 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये सब प्राइम मॉर्गेजेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अगर हम एक हाउस होल्ड का डेट लें, यानी कि एक हाउस होल्ड ने जितना टोटल लोन लिया है उसका रेशो अगर उसके टोटल डिस्पोजेबल इनकम से निकालें तो वो करीब 77% का होता था 1990 में। ये हाउस होल्ड डेट टू डिस्पोजेबल इनकम रेशो 127% की बढ़ गई 2006 तक, यानी कि जितने लोगों की इनकम नहीं है उससे ज्यादा तो लोग लोन ले रहे थे। दूसरा, ये जो फैंसी सिक्योरिटीज बन रही थी इनकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी दी जा रही थी। कहीं ना कहीं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा था। सो ऑब्वियसली अब इतनी सारी सिक्योरिटीज की रेटिंग अच्छी है, उनकी डिमांड सडनली बहुत ज्यादा हाई हो गई मार्केट में। इसका मतलब डिमांड अब सब प्राइम मॉर्गेज की भी बहुत ज्यादा हो गई। अब सब प्राइम मॉर्गेज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो बैंकों ने और ज्यादा लोन देने शुरू कर दिए, लोगों ने और ज्यादा लोन देने शुरू किए। इसका मतलब रियल एस्टेट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, लोगों ने और ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया, घर खरीदना शुरू कर दिया। और डिमांड इतनी हाई थी, इंटरेस्ट रेट्स भी बड़े अट्रैक्टिव थे, तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आ गए मार्केट के अंदर। मार्केट में ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे बाद में धीरे धीरे इन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे 2006 से लेके। क्योंकि ये जितने भी सब प्राइम मॉर्गेजेस थे इनमें मिलता था एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आपने किसी भी वक्त डिफॉल्ट किया तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये धीरे धीरे डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते चले गए और लोगों के डिफॉल्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। इस वजह से पूरा का पूरा क्राइसिस आ गया, और ये क्राइसिस का असर पूरी दुनिया में हुआ, इंडिया के अंदर भी हुआ। हालांकि वो यूएसए की वजह से हुआ। इंडियन मार्केट रेजिलिएंट थी, इंडिया में इस तरीके के लोन क्राइसिस नहीं हुए थे। एटलीस्ट अगर हम रिटेल लोन्स की बात करें तो इस तरीके का क्राइसिस कोई नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था?
यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या क्या मांगा जाता है। पहली बात तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक किया जाता है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। और सब प्राइम लोन्स इतनी आसानी से इंडिया के अंदर नहीं मिलते हैं, बहुत ही लो परसेंटेज है अगर हम ओवरऑल लोन्स की बात करें तो। और दूसरा, आपकी इनकम के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कम है और आपको लोन ज्यादा दिया जा रहा है। आपकी ईएमआई मैक्सिमम आपकी मंथली इनकम की 50% ही हो सकती है। इस हिसाब से ही आपके सारे लोन्स अप्रूव होते हैं। ये रेगुलेशन और ये फ्रेमवर्क यूएसए में फॉलो नहीं हो रहा था, वहां के काफी लूज रेगुलेशंस हो चुके थे। इस वजह से मैं समझता हूं कि आरबीआई के ये जो रेगुलेशंस रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस तरीके के रिसेशंस इंडिया में नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि यहां पे आरबीआई को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के ये रेगुलेशंस हैं, यहां पे लोन अंधाधुंध नहीं बांटे गए, एटलीस्ट रिटेल लोन्स की बात करें तो। डेफिनेटली यहां पे एक दूसरा आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि इंडिया में कॉर्पोरेट लोन्स पे ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं हुआ था। 2010 से लेके 2020 में जो बैंकिंग और एनबीएफसी का क्राइसिस आया था, जहां पे हमने देखा कि येस बैंक ने डिफॉल्ट किया था, फिर डीएचएफएल, आईएलएफएस, इस तरीके के काफी सारे डिफॉल्ट्स हुए और बहुत सारे बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के अंदर बैड लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन अगर हम इस क्राइसिस को भी ध्यान से समझें तो ये बैंक के लेवल पे ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं हुआ था, ये रेगुलेशंस का प्रॉब्लम नहीं था। आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं, लोन इतनी आसानी से नहीं दिए जाने चाहिए, ड्यू डिलिजेंस कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई। जितने भी बैंक्स ने डिफॉल्ट किया उनको ऑब्वियसली उसकी भरपाई करनी पड़ी, लेकिन काफी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग रखा, और जब ये मार्केट करेक्ट हुई तो वो बैंक्स और ज्यादा स्ट्रांग एमर्ज होके आए। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है स्ट्रांग सेबी रेगुलेशंस एंड एक्शंस। अभी जैसे हमने इंट्रो में बात करी कि ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी को वाइंड अप करने के लिए कह दिया है सेबी ने, लेकिन अगर हम यूएसए में बात करें तो क्या कोई रेटिंग एजेंसी वाइंड अप हुई? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बड़ा हाथ था इन रेटिंग एजेंसीज ने, जो ये ट्रिपल ए रेटिंग, जो बेस्ट रेटिंग होती है, वो रेटिंग दी थी जंक बॉन्ड्स को। और जो यूएसए का मार्केट रेगुलेटर है एसईसी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इन बड़ी रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। और वहां की ये 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, एसएनपी, मूडीज और फिच, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग्स दी थी जंक बॉन्ड्स को। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सेबी ने इतना स्ट्रांग एक्शन लिया है कि एक रेटिंग एजेंसी को बंद करने के लिए बोल दिया है, अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करने के लिए बोल दिया है, और ऐसा कभी हिस्ट्री में भी नहीं लिया गया है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है डेफिनेटली। और ये इतना स्ट्रांग एक्शन आखिर क्यों लेना पड़ा सेबी को, ये भी हमें समझने की जरूरत है। सेबी ने पास्ट में ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बहुत सारे नोटिसेस दिए थे, उनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन नहीं हुआ, तभी इतना स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ा सेबी को। भूषण स्टील के केस में वहां पे उन्होंने, जो भूषण स्टील ने अपने एनसीडीज निकाले थे, अपने बॉन्ड्स निकाले थे, उस पे डिफॉल्ट भी हुआ था, उसके बावजूद इस रेटिंग एजेंसी ने उनके एनसीडीज की रेटिंग हाई रखी। इस तरीके के और भी सारे लैप्सेस हुए, गायत्री प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ, ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर हुआ, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर हुआ। अगर बार बार कोई कंपनी नोटिसेस मिलने के बाद भी, हालांकि उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई थी 1 करोड़ की 2020 में, उसके बावजूद अगर कोई कंपनी एक्शन नहीं ले रही है, अपने प्रोसेसेस में इंप्रूव नहीं कर रही है, तो शायद कहीं ना कहीं इस तरीके का एग्जाम्पल सेट शायद होना ही था। और जब इस तरीके के एग्जाम्पल सेट होते हैं तो दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को एक मैसेज जाता है कि आप जंक बॉन्ड्स को अच्छी रेटिंग नहीं दीजिए, क्योंकि ये जो रेटिंग है इसके ऊपर ही सारे इन्वेस्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप वो भी सेबी ने ही लिया है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। आज की डेट में आप देखेंगे कि इंडिया की जो मार्केट है वो काफी लो लेवरेज्ड मार्केट है। अब मार्जिन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत सारे ब्रोकर्स आपको लो मार्जिन यानी कि हाई लेवरेज दिया करते थे। अगर आपको 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है तो आप 10,000 रुपए लेके आइए और उससे आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर कोई कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहता है तो उसे 100% मार्जिन लेके आना पड़ेगा, यानी कि अगर 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है तो 1 लाख रुपए का कैश उसके पास होना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर अगर कोई ट्रेड करता है तो जितना भी वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसका 50% आपको कैश में लेके आना पड़ता है। तो ये जितनी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं ये 2020 से लेके 2021 में काफी ज्यादा बढ़ गई। यानी कि आज आपको ज्यादातर पैसा अपने कैश के फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखना पड़ता है, आपको लेवरेज ज्यादा नहीं मिलता है। लेवरेज का मतलब ब्रोकर अपनी तरफ से आपको लोन देता था, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते थे और उस लोन के पोर्शन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो किसी भी कैपिटल मार्केट के अंदर अगर लेवरेज कम होता है यानी कि ये लोन पोजीशंस कम होती हैं तो वो क्राइसिस को अच्छे से झेल पाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम यूएसए को देखें तो वहां पे लेवरेज इंडिया के मुकाबले काफी हाई है। और इनफैक्ट यहां पे एक और काफी स्ट्रांग रेगुलेशन लाया है सेबी ने
कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ब्रोकर के लेवल पे पहले मेंटेन होती थी, अब ये क्लाइंट के लेवल पे मेंटेन होती है। यानी कि ब्रोकर जो ये पहले अनयूज्ड कैश बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का यूज कर सकता था दूसरे लोगों को लेवरेज देने के लिए, यानी कि जो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा लेवरेज पे ट्रेड करते हैं उनको अब वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि हर क्लाइंट के लेवल पे ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आ चुकी है। अब आप में से काफी लोग शायद सोचें कि इन 3 पॉइंट्स की वजह से क्या रिसेशन बच जाता है। जी हां, मैं समझता हूं कि डेफिनेटली बच सकता है, क्योंकि कोई भी मार्केट में जितना ज्यादा लोन होता है क्राइसिस के टाइम पे उस लोन की वजह से कोई इंडिविजुअल भी बर्बाद हो सकता है, कोई कंपनी भी बर्बाद हो सकती है, कोई कंट्री भी बर्बाद हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि सेबी और आरबीआई को डेफिनेटली क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जिस तरीके का उन्होंने ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है काफी हद तक हमारा रिस्क मैनेज हो जाता है। और अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट बेटर है यूएसए से, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो हम डेफिनेटली एक रिसेशन को अवॉइड कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि काफी डिबेटेबल ये टॉपिक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। काफी लोगों को शायद इसके बारे में बिल्कुल ही कोई आइडिया ना हो, आई एम श्योर उनको काफी वैल्यू ऐड मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।